नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने महाराणा हमीर सिंह तक का इतिहास देख लिया था, लेकिन जब महाराणा हमीर सिंह की मृत्यु हुई थी उस समय महाराणा हमीर सिंह के कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनके कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए महाराणा हमीर सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद में मेवाड़ के जो अगले शासक बने वो बने महाराणा हमीर सिंह के छोटे भाई महाराणा भीम सिंह। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, महाराणा भीम सिंह का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है सन 1778 ईस्वी से लेकर के सन 1828 ईस्वी तक। और महाराणा भीम सिंह कौन थे? महाराणा हमीर सिंह के भाई थे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, महाराणा भीम सिंह से संबंधित आपको जो सबसे प्रमुख बात ध्यान रखनी है वो क्या है। मेवाड़ की पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा है कि मेवाड़ के जो चूड़ावत सामंत थे एवं जो सक्तावत सामंत थे उनके मध्य परस्पर विरोध था। और महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में हमने यह भी देखा है कि मेवाड़ की हरावल सेना में रहने को लेकर के उनके मध्य काफी विरोध हो गया था। इसीलिए महाराणा अमर सिंह प्रथम ने उनके सामने शर्त रखी थी कि ऊंटाला के किले में जो सबसे पहले प्रवेश करेगा वही भविष्य में मेवाड़ की हरावल सेना में रहेगा। मेवाड़ की हरावल सेना में रहने को लेकर के चूड़ावत एवं सक्तावत सरदारों ने जो अपना बलिदान दिया था ऊंटाले के किले को जीतने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उन चूड़ावत एवं सक्तावत सरदारों के मध्य का जो संघर्ष था मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के शासनकाल के समय अपने चरम पर पहुंच गया था। और ऐसा कहा जाता है कि उसी विरोध के चलते हुए चूड़ावत सरदार एवं सक्तावत सरदार एक दूसरे के पारिवारिक व्यक्तियों की हत्याएं करना इन्होंने शुरू कर दी थी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, महाराणा भीम सिंह के समय में मेवाड़ के चूड़ावत एवं सक्तावत सरदारों के मध्य पारस्परिक विरोध काफी बढ़ गया था। और इन चूड़ावत एवं सक्तावत सामंतों ने एक दूसरे के पारिवारिक व्यक्तियों की, एक दूसरे के परिवार के व्यक्तियों की हत्याएं करना भी शुरू कर दिया था। तो एग्जाम में आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ के चूड़ावत एवं सक्तावत सरदारों का संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया था, तो महाराणा भीम सिंह के शासनकाल में इनका संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया था। अब देखिए, चूड़ावत सरदार और सक्तावत सरदारों ने क्या किया, एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ साबित करने के लिए मराठों का सहारा लिया, मराठों को मेवाड़ में आमंत्रित किया, जिससे कि मेवाड़ में मराठों का हस्तक्षेप बहुत हद तक बढ़ गया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इसी विरोध के चलते मेवाड़ के चूड़ावत एवं सक्तावत सरदारों ने भी अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए समय समय पर अपनी ओर से लड़ने के लिए मराठों को आमंत्रित किया, जिससे मेवाड़ में मराठों का हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ गया और मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इस समय महाराणा भीम सिंह ने जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चूड़ावत सरदारों को दिया हुआ था, लेकिन चूड़ावत सरदारों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया। वे उसको खाली नहीं कर रहे थे और चित्तौड़ से जो भी आय हो रही थी उस आय को महाराणा भीम सिंह के राजकोष में जमा नहीं करवा रहे थे। इसीलिए अंत में महाराणा भीम सिंह ने परेशान होकर के महाराणा भीम सिंह ने भी मराठों का सहयोग लिया और 48 लाख रुपए के बदले में मराठों को चित्तौड़ आमंत्रित किया, चूड़ावत सरदारों को चित्तौड़ से बाहर निकालने के लिए। तो देखिए, चूड़ावत सरदारों के दमन के लिए महाराणा भीम सिंह ने 48 लाख रुपए के बदले में मराठा सरदार माधवराज सिंधिया की सहायता ली, जिससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। क्योंकि देखिए, जो मेवाड़ के चूड़ावत सरदार हैं और सक्तावत सरदार हैं वे महाराणा भीम सिंह के राजकोष में किसी भी प्रकार का कर्ज जमा नहीं करा रहे हैं। इसके अलावा महाराणा भीम सिंह को मराठों को पैसे देने पड़ रहे हैं। चूड़ावत सरदार भी अपनी सहायता के लिए मराठों को आमंत्रित कर रहे हैं, मतलब कि चूड़ावत भी पैसे दे रहे हैं मराठों को, सक्तावत सरदार भी मराठों को पैसे दे रहे हैं। महाराणा भीम सिंह, चूड़ावत सरदार और सक्तावत सरदार जितना भी मेवाड़ की प्रजा से जो भी कर इकट्ठा होता था वो सारा का सारा पैसा मराठों को दे दिया करते थे। इससे क्या हुआ, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर हो गई। और एक ऐसा समय आया कि अंत में ना तो महाराणा भीम सिंह के पास में कुछ पैसे बचे, ना चूड़ावत सरदारों के पास में कुछ पैसे बचे और ना ही सक्तावत सरदारों के पास में पैसे बचे। तब मराठों ने क्या सोचा कि अब मेवाड़ के जो सामंत हैं और जो मेवाड़ के महाराणा हैं इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए दो मराठा सरदारों ने, दौलत राव सिंधिया एवं होलकर, इन दोनों प्रमुख मराठा सरदारों ने मेवाड़ राज्य का अंत करने का निश्चय किया, मेवाड़ के महाराणा के पद को खत्म करने का निश्चय किया। तो देखिए, एक बार लिखिए, मेवाड़ महाराणा की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई एवं एक ऐसा समय आया जब मेवाड़ को दो प्रमुख मराठा सरदारों दौलतराव सिंधिया एवं होलकर ने आपस में बांटकर अपने राज्य में मिलाने का निश्चय किया। इन दोनों प्रमुख मराठा सरदारों ने क्या सोचा कि अब मेवाड़ के महाराणा के पास या मेवाड़ के सामंतों के पास बिल्कुल भी रुपया पैसा नहीं बचा है, ना ही उनके पास अब किसी प्रकार की कोई शक्ति शेष बची है। इसीलिए इन दोनों प्रमुख मराठा सरदारों ने यह सोचा कि अब मेवाड़ के महाराणा के पद को समाप्त कर देना चाहिए और मेवाड़ में इन दोनों ने अपने अपने पर जो प्रतिनिधि थे उनको नियुक्त करने की योजना बनाई कि वो प्रतिनिधि जो हम नियुक्त करेंगे वो ही मेवाड़ के
मैनेजमेंट को देख लिया करेंगे। लेकिन जैसे ये दोनों इस योजना को बना रहे थे तभी एक सख्तावत सरदार थे, उनका नाम था संग्राम सिंह सख्तावत, एवं एक चूड़ावत सरदार थे, उनका नाम था सरदार सिंह चूड़ावत। इन दोनों ने ये सोचा कि ये तो बड़ा विकट समय है, अगर इस समय हमने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह का साथ नहीं दिया और अगर महाराणा भीम सिंह नहीं बचे तो हम कहां से बचेंगे। इसीलिए इन दोनों सख्तावत एवं चूड़ावत सरदारों ने इन दोनों मराठा सरदारों से आग्रह किया कि आप मेवाड़ के महाराणा के पद को समाप्त मत करिए, हम अब किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं चाहते हैं, इसके बदले में आप जो भी हमारे सामने शर्त रखेंगे हमें आपकी हर प्रकार की शर्त मंजूर होगी, लेकिन आप मेवाड़ के महाराणा का पद को आप समाप्त मत करिए। तो देखिए इस स्थिति को देखकर होलकर की सहायता प्राप्त करने वाले सख्तावत सरदार संग्राम सिंह सख्तावत एवं सिंधिया की सहायता लेने वाले चूड़ावत सरदार सिंह चूड़ावत ने अपने महाराणा की दयनीय स्थिति देखकर आपस में मेल कर लिया एवं दोनों बड़े मराठा सरदारों को मेवाड़ राज्य का अंत न करने हेतु प्रार्थना की, जिसे मराठा सरदारों ने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से मेवाड़ राज्य का अंत होने से बच गया। और देखिए ये सब कुछ मैं आपको मेवाड़ के ग्रंथों में से पढ़ा रहा हूँ, वीर विनोद में से और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की पुस्तक उदयपुर राज्य के इतिहास में से। मैं आपको कोई वामपंथी इतिहासकारों का इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ। इतनी सब बातें तो मेवाड़ के जो इतिहासकार हैं, मेवाड़ के जो खुद के ग्रंथ हैं, वे खुद स्वीकार करते हैं कि इतनी हमारी स्थिति खराब हो गई थी। और महाराणा भीम सिंह के बारे में ये कहते हैं मेवाड़ के इतिहासकार कि महाराणा भीम सिंह का जब विवाह हुआ था तो महाराणा भीम सिंह के पास अपने विवाह के लिए भी पैसे नहीं थे। इन्होंने अपने विवाह करने के लिए महाजन से 10 रुपए सैकड़े ब्याज पर पैसे उधार लेने पड़े थे। तो आप सोचिए कि मेवाड़ की स्थिति कितनी दयनीय हो गई थी। और देखिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेवाड़ के गुहिल राजवंश के जो सदस्य हैं वे क्या कहते हैं कि जो मराठा है, मराठा हमारे ही वंशज हैं और हमारे वंशज होने के कारण ही उनकी रगों में हमारा खून है और इसीलिए वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे हमें परेशान कर पाए। बाकी और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमें परेशान कर सके। तो मेवाड़ के गुहिल राजवंश के सदस्य मराठों को अपना ही वंशज मानते हैं, अपना ही परिवार का सदस्य मानते हैं। हालांकि मराठा अपने आप को मानते हैं या नहीं मानते हुए एक अलग बात है, लेकिन मेवाड़ के गुहिल राजवंश के सदस्य यही कहते हैं कि जो मराठा है, मराठा हमारे वंशज हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए महाराणा भीम सिंह मेवाड़ के गुहिल राजवंश के सबसे कमजोर शासक साबित हुए थे। एक बात तो हमने ये देख ली कि मराठों के साथ में महाराणा भीम सिंह ने जो संघर्ष किया वो किस प्रकार का था। महाराणा भीम सिंह ने टोटल सरेंडर कर दिया था अपनी ओर से। और इन्हीं महाराणा भीम सिंह ने क्या किया था, इनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी। और कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ था और उस विवाद में महाराणा भीम सिंह की कमजोरी सबके सामने खुल करके आ गई, क्योंकि महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर देकर के मार डाला था। तो देखिए उस पर भी हम बात करते हैं। तो आइए देखिए कृष्णा कुमारी कौन थी। कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। कौन थी? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। जब कृष्णा कुमारी विवाह के योग्य हो गई तो महाराणा भीम सिंह ने क्या किया, कृष्णा कुमारी के विवाह का जो शगुन था, विवाह का शगुन किसको भेजा? जोधपुर के महाराजा भीम सिंह को। तो देखिए विवाह का शगुन भेजा किसको? जोधपुर के महाराजा भीम सिंह को। यहाँ पर दो भीम सिंह है, कृष्णा कुमारी के पिता का नाम भी भीम सिंह है, लेकिन ये भीम सिंह मेवाड़ के महाराणा हैं, जबकि कृष्णा कुमारी के होने वाले पति का नाम भी भीम सिंह है, लेकिन ये भीम सिंह कौन है? जोधपुर के महाराजा हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या कि जब कृष्णा कुमारी और जोधपुर के महाराजा भीम सिंह का विवाह होने वाला था, उस विवाह से पहले ही भीम सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो देखिए विवाह से पहले ही जोधपुर के महाराजा अर्थात दूल्हे की मृत्यु हो गई, अर्थात जोधपुर के महाराजा भीम सिंह की मृत्यु हो गई। इसीलिए क्या हुआ, देखिए जो मेवाड़ के महाराणा है भीम सिंह, कृष्णा कुमारी के पिता, एक बेटी के बाप हैं। भले ही जोधपुर के शासक भीम सिंह की मृत्यु हो गई हो, लेकिन मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह कहीं ना कहीं तो करना ही है। इसीलिए भीम सिंह की मृत्यु के बाद में, जोधपुर के शासक भीम सिंह की मृत्यु के बाद में, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने जो कृष्णा कुमारी के विवाह का दूसरा प्रस्ताव है वो भिजवाया जयपुर के शासक जगत सिंह के पास में, और जगत सिंह कृष्णा कुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब महाराणा भीम सिंह ने क्या किया, कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ में निश्चित कर दिया। देखिए इसीलिए कृष्णा कुमारी के पिता भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह से निश्चित कर दिया। लेकिन देखिए हुआ क्या था, जब जोधपुर के शासक भीम सिंह की मृत्यु हुई थी तो भीम सिंह की मृत्यु के बाद में जोधपुर के अगले शासक कौन बने? भीम सिंह के छोटे भाई, जिनका नाम था मान सिंह। मान सिंह ने इस बात का विरोध किया। मान सिंह ने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह से यह कहा कि आपने अपनी पुत्री कृष्णा
कुमारी का विवाह मेरे भाई भीम सिंह से निश्चित किया था। अब अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो आपको अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह मेरे साथ करना चाहिए, अर्थात मान सिंह के साथ में करना चाहिए। देखिए, जोधपुर के नए महाराजा मान सिंह ने इसका विरोध किया। जोधपुर के नए महाराजा मान सिंह की इस जिद के बारे में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपने होने वाले जवाई जगत सिंह को बताया। तब जगत सिंह ने जोधपुर के महाराजा मान सिंह के विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय किया। इसीलिए कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के ही सन 1807 में नागौर के पास में एक स्थान आता है गिंगोली या मिंगोली। गिंगोली या मिंगोली में मान सिंह एवं जयपुर के शासक जगत सिंह के मध्य 1807 में गिंगोली या मिंगोली का युद्ध हुआ था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसीलिए जयपुर एवं जोधपुर के मध्य 1807 में नागौर के पास में गिंगोली या मिंगोली का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था, जयपुर के शासक ने किस किस की सहायता ली थी? एक पिंडारी सरदार था, उसका नाम था आमिर खान पिंडारी। आमिर खान पिंडारी एवं बीकानेर के शासक सूरत सिंह की सहायता किसने ली थी? जयपुर के शासक जगत सिंह ने ली थी। और इन दोनों की सहायता से जयपुर के शासक जगत सिंह ने जोधपुर के नए शासक मान सिंह को इस युद्ध में हरा दिया था। तो देखिए, इस युद्ध में जयपुर के शासक जगत सिंह ने आमिर खान पिंडारी एवं बीकानेर के शासक सूरत सिंह की सहायता से जोधपुर को हरा दिया था। परंतु कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि जोधपुर के महाराजा थे मान सिंह ने इस आमिर खान पिंडारी को पैसे देकर के अपनी ओर मिला लिया। पिंडारी कौन होते थे? बेसिकली खाना बदोश जाति थी जो कि लूटमार किया करती थी, पैसों के लिए काम किया करते थे। मान सिंह ने क्या किया, आमिर खान पिंडारी को पैसे देकर के अपनी ओर मिला लिया। उसके बाद में आमिर खान पिंडारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के पास में पहुंचा और महाराणा भीम सिंह पर यह दबाव बनाया कि या तो आप अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर के शासक मान सिंह के साथ में कर दीजिए, नहीं तो मैं आपके मेवाड़ में लूटमार मचा दूंगा। और अंत में आमिर खान पिंडारी ने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह पर अत्यधिक दबाव डाल दिया। इसके दबाव में आकर के आमिर खान पिंडारी के दबाव में आकर के मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की जहर देकर के हत्या कर दी थी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, परंतु कुछ समय के बाद में जोधपुर के शासक मान सिंह ने पैसे देकर आमिर खान पिंडारी को अपनी ओर मिला लिया और मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने आमिर खान पिंडारी के दबाव में आकर अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर देकर के मार डाला। तो इस प्रकार से आमिर खान पिंडारी जैसे लुटेरे के दबाव में आकर के मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर देकर के मार डाला था। इस प्रकार से महाराणा भीम सिंह की कमजोरी सबके सामने उभर करके आ गई और हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह मेवाड़ के गुहिल राजवंश के सबसे कमजोर शासक साबित हुए। अगर यही घटना भारत या राजस्थान के किसी दूसरे अगर राजवंश में घटित हुई होती तो इतना इसका मतलब प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये घटना उस राजवंश में घटित हुई थी जिसमें अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए चित्तौड़ में 3-3 बार साके हुए थे, 3-3 बार केसरिया हुआ था, 3-3 बार जौहर हुए थे। महाराणा भीम सिंह खुद मरने के स्थान पर अपनी पुत्री को मार रहे हैं, तो इस बात को किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिए, लिखते हैं एक बार डिटेल से जो भी हमने बात करी है। देखिए, महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह का शगुन जोधपुर के महाराजा भीम सिंह को भेजा, परंतु विवाह से पहले क्या हुआ था देखिए, किंतु विवाह से पूर्व ही जोधपुर के महाराजा भीम सिंह की मृत्यु हो गई। इसीलिए मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी के विवाह का दूसरा शगुन जयपुर के कछवाहा राजा जगत सिंह को भेजा। ऐसा करने से जोधपुर के नवनियुक्त महाराजा मान सिंह क्रोधित हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि कृष्णा कुमारी का विवाह उनसे अर्थात मान सिंह से हो। इसीलिए कौन सा युद्ध हुआ था देखिए, इन दोनों के मध्य गिंगोली या मिंगोली का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1807 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? नागौर में। किस किस के मध्य हुआ था देखिए, जोधपुर के शासक मान सिंह एवं जयपुर के शासक जगत सिंह के मध्य। और कृष्णा कुमारी से विवाह करने को लेकर गिंगोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयपुर के शासक जगत सिंह की जीत हुई थी और इस युद्ध में बीकानेर के शासक सूरत सिंह एवं आमिर खान पिंडारी ने जयपुर अर्थात जगत सिंह का साथ दिया था। इस युद्ध के बाद में अपनी हार का बदला लेने के लिए जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने आमिर खान पिंडारी को पैसे देकर के अपनी ओर मिला लिया था। तब किंतु आमिर खान पिंडारी ने तीनों पक्षों को जमकर लूटा और अंततः आमिर खान पिंडारी ने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह पर अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर देकर मारने का दबाव डाला। इससे क्या हुआ? फलतः मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने आमिर खान पिंडारी के दबाव में आकर 21 जुलाई सन 1810 को कृष्णा कुमारी को जहर देकर के मार डाला था। तो ये था कृष्णा कुमारी वाला विवाद। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, एक बार आप इस फ्लो चार्ट का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब देखिए, एक और तो महाराणा भीम सिंह को मराठों ने बहुत अधिक परेशान किया है। मराठों का हस्तक्षेप मेवाड़ में इस हद तक हो चुका है कि मेवाड़ की संपूर्ण आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, और ऊपर से पिंडारियों ने भी, जिसमें कि आमिर खान पिंडारी ने भी महाराणा भीम सिंह के ऊपर दबाव डाल करके उनकी पुत्री की हत्या करवा दी। इन सब चीज़ों से परेशान होकर के अंततः मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि कर ली थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, मराठों एवं पिंडारियों की लूटमार एवं राज्य की खराब होती राजव्यवस्था के कारण जनवरी 1818 को महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी? तो किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने की थी। जब ये संधि हुई थी तो इस संधि का प्रस्ताव मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की ओर से अंग्रेजों के सामने किसने रखा था? जयपुर के एक वकील थे, उनका नाम था चतुर्भुज हल्दिया। चतुर्भुज हल्दिया ने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की ओर से इस संधि का प्रस्ताव, जो उस समय मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था, राजपुताने का जो पॉलिटिकल एजेंट था, चार्ल्स मेटकॉफ के सामने रखा था। तो देखिए, महाराणा भीम सिंह की ओर से इस संधि का प्रस्ताव जयपुर के वकील चतुर्भुज हल्दिया ने रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ के सामने रखा था। और जब ये संधि हुई थी सन 1818 में, उस समय में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। और जो संधि हुई थी, इस संधि में कुल 10 शर्तें थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस संधि के समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था और इस संधि में कुल 10 शर्तें थी। लेकिन देखिए, इस संधि को करने के लिए मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह खुद नहीं गए थे चार्ल्स मेटकॉफ के पास में, बल्कि उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को भेजा था और उनका नाम था ठाकुर अजीत सिंह बहादुर। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, इस संधि को करने के लिए महाराणा भीम सिंह ने अपने प्रतिनिधि ठाकुर अजीत सिंह बहादुर को अंग्रेजों के पास में भेजा था। और जैसा कि हमने बात की है कि अभी मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। जब अंग्रेजों के साथ में महाराणा भीम सिंह ने संधि करी तो उसके बाद में अंग्रेजों ने महाराणा भीम सिंह के सामने शर्त रखी कि आपकी मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब है, इसीलिए आपको 1000 रुपये दैनिक व्यय के रूप में दिए जाएंगे, और मेवाड़ की जो भी आय होगी टैक्स के रूप में उसको अंग्रेज रखेंगे, और मेवाड़ में जो भी डेवलपमेंट का काम होगा वो कौन करेंगे? अंग्रेज ही करेंगे। आप 1000 रुपये पर डे के लीजिए और मजे कीजिए। तो देखिए, संधि होने के बाद में मेवाड़ महाराणा को 1000 रुपये दैनिक व्यय के देने का निश्चय किया गया। तो इस बात का आप ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंग्रेजों से संधि करने के बाद में मेवाड़ महाराणा को प्रतिदिन के व्यय के लिए कितने रुपए देना निश्चित किया गया था? तो 1000 रुपये देना निश्चित किया गया था। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, संधि के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? कर्नल जेम्स टोड को अपना सरकारी एजेंट बना करके उदयपुर भेजा था सन 1818 में। तो देखिए, यह संधि होने के बाद में 1818 में कर्नल जेम्स टोड सरकारी एजेंट के तौर पर उदयपुर आए थे। हालांकि देखो, कर्नल जेम्स टोड का उदयपुर का ये पहला दौरा नहीं था, आधिकारिक रूप में तो इनका पहला दौरा था। सन 1818 में आए थे कर्नल जेम्स टोड, लेकिन इससे पहले सन 1806 में एक बार ये घूमने फिरने आ गए थे। इनका एक मित्र था जो कि सिंधिया की सेना में रहा करता था, तो अपने मित्र के साथ ये एक बार पहले उदयपुर घूम के गए थे सन 1806 में। तो देखिए, सर्वप्रथम 1806 में कर्नल जेम्स टोड सिंधिया की सेना में रहने वाले अपने एक मित्र एवं अंग्रेज राजदूत के साथ में मेवाड़ आए थे या उदयपुर आए थे। कर्नल जेम्स टोड पे तो अलग से एक क्लास बनेगी। आपको भी केवल इतना ही ध्यान रखना है कि संधि होने के बाद में कर्नल जेम्स टोड कब आए थे उदयपुर में? 1818 में आए थे सरकारी एजेंट के रूप में। तो चलिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, अब देखिए, जब कर्नल जेम्स टोड उदयपुर आए तो उदयपुर आने के बाद में कर्नल जेम्स टोड ने क्या देखा कि मेवाड़ के जितने भी सामंत हैं वे मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, उनकी बातों को अनसुना करते हैं। इसके अलावा जो मेवाड़ की केंद्र शासित भूमि थी, जिसको कि खालसे की भूमि कहा जाता है, जो कि सीधे मेवाड़ के महाराणा या केंद्र के अधीन हुआ करती थी, उस भूमि पर सामंतों ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा एक सामंत ने दूसरे सामंत की जागीर पर अधिकार करने का प्रयास किया है। इसके अलावा अपनी अपनी ओर से लड़ने के लिए मराठों को आमंत्रित करते रहते हैं। इसके साथ ही मेवाड़ के जागीरदार अपनी अपनी जागीरों में आम प्रजा से तो कर की उगाही कर रहे हैं, लेकिन उस कर को मेवाड़ के राजकोष में जमा नहीं करवा रहे। इसके साथ ही मेवाड़ के सामंत अपनी अपनी जागीरों में चोरों, लुटेरों एवं डकैतों को आश्रय देते हैं एवं उनसे मेवाड़ में लूटमार करवाते हैं, और उस लूट के माल में हिस्सा उनके द्वारा लिया जा रहा है। ये सब देख करके कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के सभी सामंतों को अपने पास में बुलाया और उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 4 मई सन 1818 ईस्वी को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के सामंतों के साथ में एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट को कहा जाता है टोड कोलनामा। तो देखिए, लिखिए,
4 मई 1818 में महाराणा भीम सिंह के समय ही मेवाड़ के सरदारों पर नियंत्रण करने हेतु कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के सामंतों के साथ में टोडकोलनामा किया, क्योंकि मेवाड़ के सामंत भीम सिंह को कमजोर मानकर अपनी अपनी मनमानी कर रहे थे एवं सरदारों ने मराठों एवं पिंडारियों के आतंक के समय खाल से की एवं एक दूसरे सरदार की भूमि पर कब्जा कर लिया था तथा मेवाड़ राज्य की सर्वोच्चता को चुनौती दे रहे थे। इसके साथ ही सामंतों द्वारा राज्य में चोरों, लुटेरों एवं डकैतों को आश्रय देकर सरदारों द्वारा उनसे हिस्सा लिया जा रहा था। इसके साथ ही मेवाड़ के सामंत अपनी अपनी जागीरों में अपनी प्रजा से तो कर वसूल कर रहे थे, परंतु सामंतों द्वारा उस कर को राजकोष में जमा नहीं करवाया जा रहा था। इन सभी बातों का मैनेजमेंट करने के लिए कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के सभी सामंतों को अपने पास बुलाया और उनके साथ 4 मई सन 1818 को टोडकोलनामा किया था। और इस टोडकोलनामे पर ऐसा कहा जाता है कि बेंगू के सरदार ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए, इस कोलनामे पर सर्वप्रथम बेंगू के सरदार ने हस्ताक्षर किए थे, परंतु कर्नल जेम्स टोड अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए। सरदारों ने इस कोलनामे की शर्तों का पालन नहीं किया, इसीलिए सन 1818 के बाद में सन 1827 में मेवाड़ का एक दूसरा पॉलिटिकल एजेंट होता है, उसका नाम होता है कैप्टन कोब। कैप्टन कोब ने मेवाड़ के सामंतों के साथ में एक दूसरा कोलनामा किया था। तो देखिए लिखिए, परंतु इस कोलनामे की सभी शर्तों का पालन नहीं हो पाया, इसीलिए सन 1827 में कैप्टन कोब ने मेवाड़ के सरदारों के साथ में दूसरा कोलनामा किया था, परंतु जो मेवाड़ के सामंत थे उन्होंने कैप्टन कोब के कोलनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो देखिए, परंतु कैप्टन कोब के इस कोलनामे पर मेवाड़ के सरदारों ने पहले तो हस्ताक्षर नहीं किए और फिर जब हस्ताक्षर किए तो कब किए थे? 1840 में। 1 फरवरी सन 1840 में महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में इस कैप्टन कोब के कोलनामे पर मेवाड़ के सामंतों ने हस्ताक्षर किए थे। देखिए, महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में 1 फरवरी सन 1840 में हस्ताक्षर किए थे कैप्टन कोब के इस 1827 वाले जो कोलनामा था, इस कोलनामे पर 1840 में हस्ताक्षर हुए थे। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कर्नल जेम्स टोड ने एक और प्रयास किया था। कर्नल जेम्स टोड ने इंदौर से एक बहुत बड़े सेठ को, जिनका नाम था जोरावर मल को उदयपुर आमंत्रित किया था और जोरावर मल द्वारा उदयपुर में एक बैंक की स्थापना कर्नल जेम्स टोड ने करवाई थी। तो देखिए लिखिए, इस समय कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए इंदौर से सेठ जोरावर मल को उदयपुर आमंत्रित किया एवं वहीं इनकी दुकान, और दुकान क्या था? बैंक थी, वो बैंक स्थापित करवाई थी। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के जितने भी सामंत थे उनको ये आज्ञा दी थी कि आप जो भी कर की उगाही करते हो उस कर को मेवाड़ के राजकोष में जमा नहीं करवा के सेठ जोरावर मल की दुकान में या इनके बैंक में जमा करवाइए, और जब आपको पैसे चाहिए तो आप मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह से मत मांगिए बल्कि सेठ जोरावर मल से मांगिए। सेठ जोरावर मल अपने बैंक में से या अपनी दुकान में से आपको रुपया देंगे। सेठ जोरावर मल का जो मूल निवासी स्थान था वो जैसलमेर था, तो वास्तव में जैसलमेर के रहने वाले थे। देखिए, सेठ जोरावर मल का मूल निवासी स्थान जैसलमेर ही था, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। ये जो सेठ जोरावर मल इनका मूल निवासी स्थान कौन सा था? जैसलमेर ही था, जबकि वर्तमान में इंदौर में रहा करते थे और कर्नल जेम्स टोड ने इनको इंदौर से आमंत्रित किया था उदयपुर में। अब देखिए, इस समय कर्नल जेम्स टोड ने एक और कार्य किया था। कर्नल जेम्स टोड जब उदयपुर आए थे तो उस समय मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में, उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में मेर जाति का उपद्रव हुआ करता था। कर्नल जेम्स टोड ने मेरों का दमन करने के लिए मेवाड़ में एक ठिकाना आता है, उस ठिकाने का नाम है रूपाहेली। रूपाहेली के जो सामंत थे उनका नाम था सालिम सिंह। कर्नल जेम्स टोड ने सालिम सिंह के द्वारा मेरों का दमन करवाया और इससे प्रसन्न होकर के कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह से आग्रह किया कि आपको सालिम सिंह को कोई ना कोई उपहार देना चाहिए। तब कर्नल जेम्स टोड के आग्रह पर मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने रूपाहेली के सामंत सालिम सिंह को अमर वेलणा घोड़ा उपहार में दिया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने रूपाहेली के सामंत सालिम सिंह के द्वारा मेवाड़ में मेरों का दमन भी करवाया था और मेरों का दमन करने के कारण कर्नल जेम्स टोड के आग्रह पर महाराणा भीम सिंह ने सालिम सिंह को अमर वेलणा घोड़ा उपहार में दिया था। अमर वेलणा घोड़ा क्या होता है?
राजा महाराजाओं के समय में मान लीजिए जब किसी के द्वारा अमर वेलना घोड़ा किसी को उपहार में दिया जाता था, मान लीजिए महाराणा भीम सिंह ने सालिम सिंह को अमर वेलना घोड़ा दिया है और ये घोड़ा कुछ समय के बाद में मर गया, तो महाराणा भीम सिंह एक और नया घोड़ा सालिम सिंह को देंगे। मान लीजिए वो घोड़ा भी कुछ समय के बाद में मर गया, तो महाराणा भीम सिंह एक और घोड़ा सालिम सिंह को देंगे। और मान लीजिए वो घोड़ा भी मर गया, तो महाराणा भीम सिंह एक और घोड़ा सालिम सिंह के पास में भिजवाएंगे। जब तक सालिम सिंह नहीं मर जाएंगे तब तक इनके पास राज्य की ओर से नया घोड़ा आता रहेगा, वही अमर वेलना घोड़ा होता है। तो ऐसा घोड़ा किसने किसको दिया था? महाराणा भीम सिंह ने दिया था रूपा हेली के सामंत सालिम सिंह को। और क्यों दिया था? मेरों का दमन करने के कारण। अब देखिए, जब कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ आए थे तो उस समय जो अजमेर का दुर्ग है वो किसके अधिकार में था? सिंधिया सरदार दौलत राव सिंधिया के पास में। देखिए, इस समय अजमेर का दुर्ग दौलत राव सिंधिया के अधिकार में था, परंतु क्या हुआ था? दौलत राव सिंधिया ने अजमेर का दुर्ग 24 जून 1818 को अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, 24 जून 1818 को सिंधिया ने अजमेर का दुर्ग अंग्रेजों को सौंप दिया और अजमेर मेरवाड़ा की सुरक्षा के लिए ही सन 1818 में महाराणा भीम सिंह के शासनकाल के दौरान ही नसीराबाद छावनी की स्थापना भी हुई थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसी वर्ष अर्थात 1818 में ही अंग्रेजों ने अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश की सुरक्षा के लिए नसीराबाद छावनी की स्थापना भी करी थी। और इसके अलावा इसी समय भीमगढ़ एवं टोडगढ़ का निर्माण भी अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। देखिए, मेरों पर नियंत्रण के लिए ही इस समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में भीमगढ़ एवं टोडगढ़ का निर्माण भी करवाया गया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। भीमगढ़ एवं टोडगढ़ का निर्माण क्यों हुआ था? मेरों पर नियंत्रण करने के लिए हुआ था। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए, ये जो अजमेर मेरवाड़ा का प्रदेश है, इस प्रदेश पर उदयपुर का अर्थात मेवाड़ का और जोधपुर का संयुक्त रूप से अधिकार था और साथ में ही सिंधिया का भी अधिकार था। लेकिन सिंधिया ने क्या किया था? दौलत राव सिंधिया ने अजमेर का दुर्ग अंग्रेजों को सौंप दिया था। इसीलिए इस क्षेत्र पर अब उदयपुर अर्थात मेवाड़, जोधपुर एवं अंग्रेजों का 3 राज्यों का अधिकार था। तो एक बार समझिएगा। देखिए, महाराणा भीम सिंह के समय में अजमेर मेरवाड़ा पर मेवाड़, जोधपुर एवं अंग्रेजों अर्थात 3 राज्यों का अधिकार था। इसीलिए मालवा एवं राजपूताना का जो अंग्रेज रेजिडेंट था, जो अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था जनरल ओक्टर लोनी। जनरल ओक्टर लोनी ने अजमेर मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने के लिए अर्थात मेरों का स्थायी दमन करने के लिए सन 1823 में मेरों की एक सेना का गठन किया था और उस सेना का नाम रखा गया था मेर बटालियन और कैप्टन हॉल को मेर बटालियन का सेनापति नियुक्त किया गया था। तो इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए, अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए मालवा एवं राजपूताना के रेजिडेंट जनरल ओक्टर लोनी ने सन 1823 में मेरों की एक सेना जिसका नाम था मेर बटालियन का गठन करके कैप्टन हॉल को उसका सेनापति बनाया था। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेर बटालियन का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1823 में हुआ था। किसकी अनुशंसा पर हुआ था? जनरल ओक्टर लोनी की अनुशंसा पर हुआ था। सेनापति कौन था इसका? कैप्टन हॉल था। और किसके शासनकाल में हुआ था? महाराणा भीम सिंह के शासनकाल में। मेर बटालियन का जो खर्चा था वो जोधपुर एवं उदयपुर से आधा आधा लिया जाता था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस सेना का खर्च आधा आधा मेवाड़ एवं जोधपुर राज्य से लिया जाता था। जो कितना होता था? देखिए, 15,000 चित्तौड़ी सिक्के या 12,000 कलदार प्रत्येक राज्य से अलग अलग लिया जाता था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया था? इस समय मेवाड़ एवं जोधपुर से 10 वर्षों के लिए संधि करके अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और मेर बटालियन को उस पर गठन कर दिया था। देखिए, इस प्रकार अंग्रेज सरकार ने महाराणा भीम सिंह मेवाड़ एवं महाराजा मान सिंह जोधपुर के समय में 1823 में 10 वर्षों के लिए संधि करके अजमेर मेरवाड़ा पर अधिकार कर लिया एवं इस संधि का समय समाप्त हो जाने के बाद में 8 वर्षों के लिए एक बार और संधि करी थी। देखिए, 1833 में पुनः 8 वर्षों के लिए फिर से एक नई संधि कर ली, परंतु इस संधि का समय समाप्त हो जाने के बाद में अंत में 1847 में अंग्रेजों ने बिना किसी संधि के अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से सन 1847 में जिस अजमेर मेरवाड़ा पर पहले मेवाड़ और जोधपुर का अधिकार हुआ करता था, उस पर हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पहले तो अंग्रेजों ने 10 वर्षों के लिए संधि की थी, बाद में 8 वर्षों के लिए संधि की थी और अंततः 1847 में अंग्रेजों ने बिना किसी संधि के अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अब देखिए, इसके अलावा आपको एक और बात का ध्यान रखना है। आपने एक शब्द सुना होगा, द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र पर 2 लोगों का शासन। आपसे पूछा जा सकता है, आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि
मेवाड़ में द्वैध शासन की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो महाराणा भीम सिंह के शासन काल में हुई थी। इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, मेवाड़ में द्वैध शासन की स्थापना भी महाराणा भीम सिंह के शासन काल में हुई थी। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? वैसे तो आपको ये आपके पॉलिटी के टीचर बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा अगर आपको समझाना चाहूं तो द्वैध का मतलब होता है दो लोगों का शासन, अर्थात अंग्रेजों का भी शासन और मेवाड़ के महाराणा का भी शासन। यूपीएससी जो कि आईएएस की परीक्षा लेती है, वो आपसे कभी भी ये नहीं पूछती है, वो घुमा करके पूछती है क्वेश्चन को कि मेवाड़ का प्रथम महाराणा कौन था जिसने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। यूपीएससी आपसे पूछेगी कि मेवाड़ में द्वैध शासन की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? मतलब दोनों का एक ही निकल रहा है भाई, अंग्रेज जब आएंगे मेवाड़ में तभी तो द्वैध शासन की स्थापना होगी ना, तो मतलब वही है, लेकिन शब्दों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने शब्द रखे हैं। तो देखिए, मेवाड़ में द्वैध शासन की स्थापना भी महाराणा भीम सिंह के शासन काल में हुई थी। और इसके अलावा एक छोटी सी बात का आप और ध्यान रखना, महाराणा भीम सिंह की एक बीकानेरी रानी थी, उनका नाम था पद्म कुंवरी, और पद्म कुंवरी ने पिछोला झील के किनारे पर एक शिवालय का निर्माण करवाया था। उस शिवालय को कहा जाता है भीम पद्मेश्वर शिवालय। तो देखिए, लिखिए, महाराणा भीम सिंह की बीकानेरी रानी पद्म कुंवरी ने पिछोला झील के पश्चिमी घाट पर भीम पद्मेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आज की आखिरी स्लाइड की ओर। चलिए, अब देखिए, जब सन 1818 में महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी और उसके बाद में जब कर्नल जेम्स टोड उदयपुर आए थे या मेवाड़ आए थे, तब कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा भीम सिंह से आग्रह किया कि आपको मेवाड़ की नई राजधानी उदयपुर को बनाया जाना चाहिए। तब कर्नल जेम्स टोड के आग्रह पर महाराणा भीम सिंह ने चित्तौड़ को हटा करके उदयपुर को मेवाड़ की नई राजधानी घोषित किया। इस प्रकार से उदयपुर मेवाड़ की अंतिम एवं 9वें नंबर की राजधानी बना था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अंग्रेजों से संधि के बाद में कर्नल जेम्स टोड के आग्रह पर महाराणा भीम सिंह ने उदयपुर को मेवाड़ की नई राजधानी बनाया। इस प्रकार उदयपुर मेवाड़ की 9वें नंबर की राजधानी बना था और अंतिम राजधानी भी यही थी मेवाड़ की। देखिए, उदयपुर मेवाड़ की अंतिम राजधानी थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक मेवाड़ की राजधानी रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो 8 राजधानियां पहले बन चुकी है उनके बारे में हमने समय समय पर पढ़ा है, लेकिन एक बार आप और देख लीजिए, ये पूरी की पूरी 9 राजधानियां हैं मेवाड़ की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम केवल इतना ही करेंगे। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।